रात के वक्त अब्बा के काम पर जाते ही अम्मा दुल्हन की तरह तैयार हो जाती। फिर सारी रात अम्मा के कमरे से आवाजें आती रहती। सुबह जब आंख खुलती तो अम्मा नहाकर नया सूट पहनकर बैठी होती और फिर सारे मोहल्ले में मिठाई बांटती। रात को मेरी आंख खुल जाती तो माँ मेरी आंख पर हाथ रख लेती। एक दिन कुछ लोग आए और हमारे घर का सहन खोदने लगे, मगर ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो अब्बा के साथ एक जवान लड़की, मैं और मेरी बहन फौजिया छोटे से थे जब हमारी सकी वालदा की वफात हो गई। कुछ अरसे बाद वालिद ने हमारी खातिर हमारी मरहूम माँ की कजन से दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ यूं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब्बा से बात बात पर लड़ती रहती थी और कहती कि मैं इस शादी से राजी नहीं थी, मुझे तो फंसाया गया है। हम दोनों बहनें उनकी बातों से सहम जाती थी। हालांकि मेरे वालिद बहुत नेक और शरीफ इंसान थे। मोहल्ले वाले उनकी इज्जत करते थे और कोई भी उन्हें बुरा नहीं कहता था। अब्बा हमारी वजह से उस औरत की ज्यादतियों पर चुप रहते, क्योंकि वो शोहर से जरूर लड़ती, मगर हमसे प्यार भरा सलूक रखती थी। हमारा ख्याल भी इसी तरह करती कि हमें अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। उन दिनों में चौथी में और मेरी बहन दूसरी जमात में पढ़ती थी। अब्बा जो कमाते माँ के हाथ पर लाकर रख देते, मगर वो रोज वायवाला करती कि तुम थोड़ा सा कमा कर लाते हो, जिससे घर का गुजारा ठीक तरह से नहीं चलता। मुझे मेरे घर वालों ने किसी भूखे और काम चोर के पल्ले बांध दिया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब्बा गरीब जरूर थे, लेकिन हमसे बहुत प्यार करते थे। वो कभी भी खाली हाथ घर नहीं आते थे। जब भी वो शाम ढले लौटते, उनके हाथ में हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि कुछ अरसा कबल हमारी ताई माँ फौत हो गई थी। ताया को रोटी पकाकर देने वाला कोई ना रहा, तो अब्बा उनको भी अपने घर ले आए ताकि वो अपने घर में तन्हा ना रहे। उनका एक बेटा था जो दुबई में किसी वजह से जेल में था। इस वजह से ताया अफसुर्दा रहा करते थे, मगर वो हमसे बहुत प्यार करते थे। तभी हम उनके अपने घर आने से बहुत खुश थे। लेकिन हमारी सुतेली माँ खुश ना थी। वो अब्बा की वजह से मजबूर थी। ताया के आने के साल बाद उनका बेटा दिलदार दुबई से किसी तरह रिहाई पाकर वापस लौट आया। वो भी हमारे साथ रहने लगा। दिलदार यहाँ मजदूरी करने लगा। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि दिलदार मेरी माँ को मार रहा है। मुझसे ये नजारा बर्दाश्त ना हुआ। हम बहनें शोर मचाने लगी तो दिलदार घर से निकल गया, जबकि माँ ताया के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि बड़े भाई, अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ है। सलीम को रात वाली बात मत बताना, वरना वो मुझे जान से मार देगा और मेरे बच्चे दर बदर होंगे। ताया बोले ठीक है, अब एहतियात करना, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। इस बार तुम्हारा मान रख लिया है, मगर मैं दिलदार की जमानत नहीं देता। नौजवान खून है, उनकी बातें हमारी समझ से बाहर थी। अम्मा अक्सर हांडी में नमक तेज कर देती, जबकि ताया को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो अब्बा और दिलदार अम्मा को मना करते कि नमक मिर्च सालन में बहुत कम रखा करो। मैं समझी कि आज भी अम्मा ने अपनी पसंद से हांडी बनाई होगी, तभी दिलदार को गुस्सा आ गया होगा और ताया इसी सबब मेरी माँ को आइंदा एहतियात से बनाने का कह रहे हैं। अम्मा ने कहा, बेटी नरगिस, ये बात अपने बाप को मत बताना कि दिलदार ने मुझे मारा है, वरना वो गुस्से में आकर झगड़ा करेगा तो पुलिस आ जाएगी और तुम्हारे अब्बा को पकड़ कर ले जाएगी। मैं डर गई। ठीक है अम्मा, अब्बा से कुछ नहीं कहूंगी। फिर माँ ने हमें मिठाई भी खाने को दी। थोड़े दिन गुजरे थे कि दिलदार की नौकरी लग गई। वो किसी कंपनी में रात का चौकीदार हो गया। वहां तनख्वाह भी अच्छी थी। तभी उसने मेरे वालिद को भी चौकीदार लगवा दिया। अब अब्बा और दिलदार शाम को चौकीदारी के लिए चले जाते और घर में ताया रह जाते। रात को अक्सर मेरी आंख खुलती तो अम्मा के कमरे से आवाजें आ रही होती, मगर मैं आंखें बंद करके सो जाती। एक रोज माँ ने मुझे कहा, बेटी, तुम अपनी बहन को लेकर नाना के घर चली जाओ और कहना आज घर में खाने को कुछ नहीं है, शाम तक वहीं ही रहना। तुम्हारे ताया भी अपने घर चले गए हैं, इसी वजह से तुम लोग वहीं खाना खा लेना और शाम को नाना से कुछ रुपए लेकर आना। उनके कहने पर मैं अपनी छोटी बहन को लेकर नाना के घर चली गई, जिनका घर हमारे घर के पास ही था। तमाम दिन हम नानी के पास रहे। उन्होंने हमें खाना खिलाया। शाम को कुछ खाना और पैसे हमें दे दिए कि तुम घर जाकर अपनी माँ को दे देना। रात को जब घर आए तो मेरी बहन ने अब्बू को मासूमियत से बता दिया
कि आज हम नाना के घर गए थे क्योंकि घर में आटा नहीं था। हमने खाना भी वहीं खाया है और नानी अम्मा ने कुछ पैसे भी दिए हैं। वालिद अम्मी पर खफा हुए कि मैंने कल ही 1000 रुपए तुम्हें दिए थे, तुमने आटा क्यों नहीं मंगवाया। वो बोली ताया के घर चले गए और दिलदार भी घर ना था और मेरी तबीयत खराब थी, बस इसलिए इन्हें उधर भेज दिया था। खैर मामला रफा दफा हो गया। ताया अबू भी वापस आ गए थे। अब इस बात को 10 दिन गुजरे कि ताया अबू फिर अपने घर की देखभाल के लिए एक रोज के लिए गांव चले गए। उनके जाने के बाद जब दिलदार और अबू ड्यूटी पर रवाना हो गए तो माँ हमें नानी अम्मा के घर की दहलीज पर छोड़कर चली गई और मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बा के दोस्त की वफात हो गई है। आज रात तुम्हारे अब्बा और मैं नजदीकी गांव जा रहे हैं, नानी को बता देना, मैं सुबह तुम्हें ले जाऊंगी, रात को तुम वहीं सो जाना। हमने नानी को ऐसे ही बताया। उन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह माँ हमें नानी के घर से ले गई। हम बच्चे थे, कुछ समझ नहीं पाते थे कि माँ ऐसा क्यों करती है और घर में कौन सा खेल खेल रही है। ताहम वो हफ्ता 15 दिन बाद जब मौका मिलता ऐसे ही करती। हम डर की वजह से अब्बा को कुछ नहीं बताते कि घर में झगड़ा होगा। 1 साल यूं ही गुजर गया। अम्मा अख्ताया और दिलदार से बहुत डरने लगी थी। उनसे छुपकर अब्बू को कहती कि उनको कहो अपने घर जाकर रहे। वो अब्बा से ये बात कर तो देती, लेकिन ताया और दिलदार का ख्याल अपने शोहर से ज्यादा रखती और उनकी बहुत खुशामद करती। एक दिन वालिद ने इस बात को महसूस कर लिया और ताया से कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाओ, तुम्हारे रहने से मेरी बीवी को तकलीफ होती है और हमारे घर का सुकून खराब होता है। इस बात को उन दोनों ने बहुत बुरा मनाया और मेरी माँ से बोले, हम इस बात का तुमसे जरूर बदला लेंगे क्योंकि तुमने ही हमें अपने घर से निकलवाया है। वो दोनों चले गए और अब्बू भी रात को ड्यूटी पर चले गए। आज फिर आधी रात को अम्मी की आवाजों पर मेरी आंख खुल गई। अम्मी के कमरे से किसी मर्द की आवाजें भी आ रही थी, मगर डर के मारे मैं उधर ना गई और हमेशा की तरह आंखें बंद करके सो गई। सुबह हुई तो अम्मा नहाकर नया सूट पहने हुए थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा काम के सिलसिले में दुबई चले गए हैं क्योंकि यहाँ उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अब्बा हमसे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं। मेरे पूछने पर मेरी माँ ने बताया कि वो तो तुमसे बात करना चाहते थे, मगर रात को तुम दोनों गहरी नींद में सो रही थी, बस इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। जब तुम सो रही थी तो वो तुम दोनों को बहुत सा प्यार करके गए हैं। अचानक इसलिए गए हैं कि उन पर बहुत से लोगों का कर्ज था। अब वो दुबई से कमाकर भेजेंगे तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। मैं तब 12 साल की हो चुकी थी। हम दोनों बहनें यही समझती रही कि हमारा बाप दुबई कमाने गया है। अक्सर हम पूछते रहते, अम्मा हमारा बाप कब आएगा। वो कहती कि 2 साल बाद आ जाएगा। इस दौरान माँ बहुत खुशबाश रहती। वो रात को दुल्हन की तरह तैयार हो जाती और फिर हमें हमारे कमरे में सुलाकर बाहर से कुंडी लगा देती। मेरी अक्सर आधी रात को आंख खुल जाती। अम्मा के कमरे से किसी मर्द की आवाजें आ रही होती थी। अब मुझे अम्मा पर शक होना शुरू हो गया था कि जरूर कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। अम्मा हम सबको धोखा दे रही हैं। आखिर आधी रात के वक्त कौन आता है जिसे अम्मा दुल्हन बनकर मिलती है। ताया अब्बू और दिलदार तो इस तरह नाराज होकर गए थे कि दोबारा ना आए। अम्मा दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। अब्बा के होते हुए अम्मा खुद की इतनी केयर नहीं करती थी, मगर आजकल अम्मा को अपनी बहुत फिक्र लगी रहती थी। मैं जब भी अम्मा से इस बारे में बात करना चाहती तो वो मुझे बहुत से पैसे दे देती और कहती ये तुम्हारे अब्बा ने भेजे हैं और हमें चुप करवा देती। इसी तरह 3 माह गुजर गए। फिर एक दिन दिलदार आया और माँ से झगड़ने लगा कि सच सच बताओ मेरा चचा कहाँ गया है। वो हरगिज दुबई नहीं गया, तुम झूठ बोलती हो। तब माँ ने कहा कि शराफत इसी में है कि तुम चुप करके चले जाओ और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना मैं अपने बाप को बता दूंगी कि तुमने मेरा जेवर मुझसे हथिया लिया है और बहाने बहाने से रुपए भी लेते रहे हो। और जिस दिन तंग आकर मैंने अपने खामद को बता दिया कि तुमने उसको न जाने कहाँ गायब करवा दिया है, इस बात से दिलदार तैश में आ गया और मेरी माँ को बालों से पकड़ लिया। हम बहनें जोर से चीखने और चिल्लाने लगी कि वो डर गया और हमारे शोहर पर पड़ोसी आ गए। वो उस वक्त तो घर से चला गया, लेकिन जाते हुए कह गया कि अगर तुमने मेरे चचा के बारे में कुछ ना बताया
तो मैं तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ूंगा। कुछ दिन गुजरे थे कि रात के वक्त एक बार फिर किसी की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि कोई बहुत तकलीफ से करा रहा है। मैं दूसरे कमरे में थी। मैंने अम्मा अम्मा कहकर अम्मी को पुकारा। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली, चुप हो जा, आराम से सो जा, कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, आंखें बंद कर ले। रात का 1 बज रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। वो चली गई। अब मैं समझदार हो गई थी। मैंने महसूस कर लिया कि हमारे घर कोई गैर मामूली मामला हुआ है। सुबह मैं नाना के घर चली गई और उनको सारी बात बता दी। वो परेशान हो गए और उसी वक्त हमारे घर आ गए। माँ परेशान बैठी थी। उन्होंने अम्मा से कुछ प्यार से, कुछ रौब से पूछा कि क्या हुआ है। तब अम्मा ने बताया कि रात ताया और दिलदार आए थे। उन्होंने नादिर को जान से मार दिया है। नादिर का नाम सुनते ही नाना के पैरों तले से जमीन निकल गई। नादिर अम्मा का खालाजाद था। नाना अबू ये सुनकर इतना परेशान हो गए, वो अम्मा को जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले गए। बाकी अहवाल उन्होंने बेटी से अकेले में पूछा। मैं दरवाजे से कान लगाई थी। वो कह रहे थे, तूने क्यों नादिर को बुलाया? घटिया औरत, तू शादी के बाद भी नहीं बदली। अगर सब कुछ तेरे सामने हुआ है, तू समझ ले कि तेरी जान भी खतरे में है। वो तुझे भी किसी दिन मार जाएंगे। वो बेटी को और हमें अपने घर ले आए और ना जाने किस अंदेशे के सबब उन्होंने अम्मी को बताए बगैर पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा दामाद परदेश गया हुआ है। उसकी गैर मौजूदगी में उसका बड़ा भाई और दिलदार मेरी बेटी के घर आधी रात को आए थे, न जाने किस नियत से, जबकि उनकी मेरी दामाद से नाराजगी चल रही थी। लिहाजा मेरी बेटी और उसके बच्चों को जान का तहफ्फुज दिया जाए। पता नहीं ये नाना की भूल थी या वो खौफजदा होकर थाने बताने गए थे। अगले दिन थानेदार ने ताया और दिलदार को बुलाकर तफ्तीश की तो उन्होंने जो कहा वो बयान के काबिल नहीं। उन्होंने बताया कि इस औरत रिफत यानी मेरी माँ के अपने खालाजाद नादिर के साथ नाजायज ताल्लुकात शादी से कबल थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर किसी वजह से बड़ों ने उनकी शादी ना होने दी और रिफत की शादी सलीम यानी मेरे अब्बू से कर दी। शादी के बाद रिफत खुश नहीं थी। रिफत शादी के बाद भी किसी न किसी बहाने से नादिर से मिलती थी, जिसका इल्म दिलदार को हो गया था और दिलदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। उसने अपनी चच्ची को मारा और इस अमर से बाज रहने को कहा, मगर वो बाज ना आई और अपने शोहर सलीम को धोखा देती रही और ताया और दिलदार की मिन्नत और खुशामद करती कि मेरे शोहर को मत बताना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने इसी सबब हम दोनों को अपने शोहर से कहलवाकर घर से ही निकलवा दिया ताकि जब शोहर घर पर मौजूद ना हो वो अपने खालाजाद से आराम से मिल सके। इस असना में सलीम गायब हो गया। एक दिन वो ड्यूटी से जल्दी घर चला गया और उसके बाद दोबारा नहीं आया। तब हमने सलीम के घर जाकर रिफत से पूछा तो वो कहती थी कि सलीम दुबई गया है। शक की बिना पर एक रात हम दोनों बाप बेटा आधी रात को उसके घर दीवार फलांग कर गए तो नादिर को वहां मौजूद पाया। तब हमने गैरत की वजह से उसे गला दबाकर मार दिया और लाश को सहन में दबा दिया। हम अपने किए का इतराफ कर रहे हैं। अब मगर इस औरत से पूछा जाए कि इसका शोहर कहाँ है। पुलिस नाना के घर आई और मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गई। तफ्तीश की तो पता चला कि अब्बा को अम्मा के काले करतूतों का पता चल गया था। एक रात उसने खुद अपनी बीवी को नादिर के साथ पकड़ लिया था। उसी रात अम्मा ने नादिर के साथ मिलकर अब्बा का गला दबाकर उन्हें घर के सहन में ही दफना दिया और ये बात फैला दी कि सलीम दुबई चला गया है। ताहम दिलदार को शक हो गया था और वो इसी सबब एक रात को हमारे घर आया और वहां नादिर को देखा तो उसने भी वैसे ही नादिर के साथ किया जो नादिर और रिफत ने सलीम के साथ किया था। पुलिस ने सहन खोदा तो एक नहीं बल्कि 2 अफराद के जद्दे खाकी बरामद हुए। फिर मुकदमा चला। नाना ने अम्मा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, एक अच्छा वकील किया, अपना घर तक बेच दिया, मगर बेटी को ना बचा सके। अम्मा को उम्र कैद हो गई जबकि ताया और उनके बेटे को फांसी हो गई। ये वो राज एक भयानक अंजाम की सूरत में खुल गया जो अरसे तक मेरे अंदर घुटन और तकलीफ बनकर मेरे दिल को खाता रहता था। ये वो दुख था जिसे मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती। उसके बाद हमारी जिंदगी के रोजो शब कैसे गुजरे और हम पर बड़े होने तक क्या गुजरी, ये एक अलग दास्तान है।
آج میں جب بھی اپنی ماں کے پاس ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو وہ بہت روتی ہے، روز اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگتی ہے اور سوچتی رہتی ہیں کاش یہ غلطی وہ کبھی نہ کرتی۔